नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम 20 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा या से सही है या है। भारत में गन्ना खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। गन्ने की कीमतें केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तीसरा है, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। चौथा है, भारत खपत से अधिक चीनी का उत्पादन करता है। विकल्प है केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। हमें यहाँ पर सही बताना है। निश्चित रूप से गन्ना खरीफ की फसल है। ऐसी फसलें जो कि मॉनसून की शुरुआत में बोई जाती हैं उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। गन्ने की कीमतें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे कथन को देखते हैं तो गन्ने के संदर्भ में उचित और लाभकारी मूल्य अर्थात एफआरपी, इसकी अनुशंसा कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है अर्थात सिफारिश की जाती है, जबकि अंतिम रूप से सहमति कैबिनेट के द्वारा दी जाती है। तो ऐसे में तीसरा वाला गलत हो जाता है। चौथा वाला भी सही है, भारत खपत से अधिक चीनी का उत्पादन करता है, और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाता है केवल 1, 2 और 4। संबंधित समाचार को जरा देखते हैं। रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट्स हेल्प रिड्यूस केन ड्यूज। दरअसल ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने उभर के आती रही है कि किसान गन्ने को चीनी मिलों को दे तो देते हैं, लेकिन जो उनका भुगतान है वो समय से उनको मिलता नहीं है। और ऐसे में कई सारी समस्याएं, कई सारे राजनीतिक आंदोलन कई सारे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। गन्ने का निर्यात होने की वजह से और वैश्विक बाजार में गन्ने की कीमतें बढ़ी होने की वजह से, इसके साथ साथ में भारतीय गन्ने की अधिक मांग होने की वजह से मिलों के पास में पैसा आया और उन्होंने किसानों को तेजी से भुगतान किया, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर यह बात भी कही कि जो बचा हुआ गन्ना है उसका अगर हम इथानॉल बनाने में प्रयोग करें तो निश्चित रूप से किसानों की आय को हम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इथानॉल एक प्रकार का ईंधन होता है। इसके उत्पादन को बढ़ाने से हमें ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। अब जरा कुछ बातें सीएसईपी के बारे में कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर, शब्दों पर ध्यान रखना आप लोग, एफआरपी को तय किया जाता है। एफआरपी अर्थात फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अगर हम बात करें सीएसईपी की तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी हुई एक सलाहकारी संस्था है। हालांकि इसका पुराना नाम कृषि मूल्य आयोग था और जो इसका वर्तमान नाम है यह 1985 में अस्तित्व में आया। आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि जो एफआरपी है वो एक प्रकार का एमएसपी ही है। एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य, बस गन्ने के संदर्भ में है तो एक विशेष नाम दे दिया गया है एफआरपी, कि किसानों को कम से कम इतना मुनाफा तो मिले, उनको उनके गन्ने की इतनी कीमत तो मिले ताकि लागत की तुलना में वो फायदे में रहे, वो मुनाफे में रहे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन NMEEE के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। पहला है ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण मंच EEFP। दूसरी है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना PAT। तीसरा है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय। चौथा है ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन MTEE और ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास की रूपरेखा फीड। विकल्प हैं केवल 2 और 3, केवल 1, 4 और 5, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 2, 4 और 5। स्टूडेंट्स, इसमें जो तीसरा है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, दरअसल इसको जो बिजली कंपनियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए लाया गया था और ये राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन का हिस्सा नहीं है, शेष सभी इसका हिस्सा हैं। और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा डी 1, 2, 4 और 5।
संबंधित समाचार को देखते हैं। सरकार ने ऊर्जा दक्षता उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के माध्यम से पुरस्कृत किया। विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने 349 औद्योगिक इकाइयों को 57 लाख से अधिक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किए। इस योजना के इस मिशन के तहत इन उद्योगों ने लक्ष्य से अधिक ऊर्जा की बचत की है। ये इकाइयां 1 महीने के बाद में पावर एक्सचेंज पोर्टल के माध्यम से उन इकाइयों को प्रमाण पत्रों की बिक्री कर सकेंगी। अब ध्यान रखना, बिक्री करेंगी तो मुनाफा होगा। ऐसी इकाइयां जो ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। जरा बात करते हैं इस मिशन के बारे में। दरअसल राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 के एक अंग के रूप में शुरू किया गया था। ध्यान रखना, शुरुआत में इसमें 8 मिशन थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 9 मिशन हो गए हैं। अब इसके अंतर्गत जो उप मिशन हैं, जो पहले हैं, उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों को ऊर्जा में कमी के लक्ष्य सौंपना और लक्ष्यों की उपलब्धि पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र उनको वितरित करना, जो कि अभी आपने देखा। और आपने इस बात को भी देखा कि ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स बेचे जा सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें अगला है ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन, अर्थात नवीन व्यवसाय मॉडल के माध्यम से ऊर्जा कुशल उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देना। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण मंच, जिसके माध्यम से वित्तीय संस्थानों और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना ताकि वे ऊर्जा दक्ष पहलों का समर्थन कर सकें। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास की रूपरेखा, दैट इज फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें निवेश जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा, हेजिंग अर्थात सुरक्षा के माध्यम से ऊर्जा दक्षता पहल को बढ़ावा देना कि अगर लोग इसमें निवेश करेंगे ऊर्जा दक्ष पहलों के अंदर में तो उनका निवेश सुरक्षित है। अब आप लोग ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में भी जान लीजिए। इस संस्था की स्थापना 2002 में की गई थी और इससे संबंधित अधिनियम को 2001 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में मिशन, नीतियां और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ जायद तलवार 2021 नामक द्विपक्षीय अभ्यास किया था? और इसका जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। जरा संबंधित समाचार को देखते हैं। द अब्राहम एकॉर्ड्स एज इंडियाज वेस्ट एशिया ब्रिज। हम लोग लगातार देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान मजबूत से और अधिक मजबूत होता हुआ चला जा रहा है। पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत के सामने एक सबसे बड़ी दुविधा रहती थी, इजरायल और जो अन्य इस्लामिक देश हैं उनके साथ संबंधों में संतुलन स्थापित कैसे किया जाए। और इन्हीं सब के बीच में जब इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए कि हम आपस में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से भारत के लिए भी आशा की किरण जगी। अब इन्हीं सबकी पृष्ठभूमि में भारत ने अभी जायद तलवार नाम का नौसेना अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किया। इसके अलावा कुछ समय पहले भारत ने दुक्म बंदरगाह, जो कि ओमान के अंदर में स्थित है, इसको ड्राई डॉकिंग के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति भी प्राप्त की। अब ड्राई डॉक क्या होता है? दरअसल जहाजों के निर्माण और मरम्मत के अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जहाज को भूमि पर लाया जाता है ताकि रख रखाव और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जब भारत का ओमान के साथ में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में सहयोग आगे बढ़ेगा तो फारस की खाड़ी के अंदर में, अरब सागर के अंदर में हमारी नौसेना को निश्चित रूप से रणनीतिक मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा हाल ही में अफगानिस्तान से अपने लोगों को बाहर निकालने में ईरान ने हमारी मदद की और हमने ईरान के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में अफगानिस्तान के अंदर में घटने वाले घटनाक्रमों के संबंध में भारत की पश्चिम एशिया की जो राजनीति है उसमें बदलाव की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमें यहाँ पर जो भी देश स्थित हैं, विशेष रूप से ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इनके साथ बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। अगला प्रश्न है, यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से ओमान के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। यह अरब सागर और अदन की खाड़ी में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक फैला हुआ है। वर्ष 2018 में भारत ने सैन्य उपयोग और सैन्य सहायता के लिए इस बंदरगाह तक पहुंच हासिल की थी।
जिस बंदरगाह के बारे में चर्चा की जा रही है वह कौन सा है? अभी मैं इसके ऊपर चर्चा करके आ रहा हूं और ये दुक्म बंदरगाह है जो कि ओमान के अंदर में स्थित है। इसके अलावा आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि खासाब बंदरगाह भी ओमान में ही स्थित है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह और बंदर अब्बास बंदरगाह ये दोनों ईरान के अंदर में स्थित हैं और चाबहार बंदरगाह में भारतीय हित भी और हमारा निवेश भी जुड़ा हुआ है। आप जरा दुक्म बंदरगाह को मानचित्र से भी देख सकते हैं और निश्चित रूप से इस बंदरगाह तक हमारी नौसेना की पहुंच बढ़ने से अरब सागर के क्षेत्रों में, ओमान की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में, अदन की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में हम एक रणनीतिक बढ़त को प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड से आज का प्रश्न 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? अरसावल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है अरसावल्ली अर्थात केवल एक। अरसावल्ली जगह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। अमरकंटक और ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश के अंदर में स्थित हैं। अमरकंटक के नजदीक से ही नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र भी है। ओंकारेश्वर एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का स्थान है, ज्योतिर्लिंग जिसका संबंध भगवान शिव के साथ में है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें, मोढेरा मंदिर गुजरात, मार्तंड मंदिर अनंतनाग जम्मू कश्मीर और कोणार्क मंदिर उड़ीसा ये भारत के अन्य प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की, जिसका संबंध रक्षा उत्कृष्टता ढांचे के लिए नवाचार अर्थात आईडेक्स के साथ में है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईडेक्स DIO अर्थात इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का शुभारंभ किया। DISC अर्थात डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज आप यहां पर देख ही पा रहे हैं। ये भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई एक पहल है। नवाचार, डिजाइन और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की चुनौती हमारे सामने रखी जाती है। इसके माध्यम से यहाँ पर एक मजबूत सैन्य और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के निर्माण के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिससे हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकें रक्षा उद्योगों में। आईडेक्स एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें सरकार, अलग अलग सेवाएं, थिंक टैंक, उद्योग, स्टार्टअप, इनोवेटर्स मिलकर काम कर सकते हैं ताकि रक्षा और एरोस्पेस दोनों ही क्षेत्रों में हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। ऐसे में आईडेक्स फॉर फौजी ये एक ऐसी ही पहल है जो सेवा कर्मियों को इन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। निश्चित रूप से आज युद्ध की प्रकृति टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये स्टार्टअप स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को विकसित करने में, आयात पर हमारी निर्भरता को घटाने में और निर्यात में सुधार के माध्यम से धन अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में ऐसी ही उपयोगी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। शुक्रिया।